वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइस। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 24 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो, जिसकी हेडलाइन इस तरीके से है। सेथरी केम संगतम को पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला हुआ है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 2 तटीय पोत खरीदेगा। IREDA ने KFW के साथ ऋण समझौता किया है। टाटा पावर को MUFG से 450 करोड़ रुपए की वित्त सुविधा मिली हुई है। इसके बाद प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता कैकला सत्यनारायण का निधन हो गया है। सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। आलोक सिंह एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इसके बाद अंतिम पंघाल यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 के लिए नामित हुए हैं। भारत में पाए गए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 3 मामले। शाहरुख खान ब्रिटिश मैगजीन के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं। अब हमारा मेन डिस्कशन शुरू होता है। इसमें डेज एंड इवेंट्स का पहला सीरीज होता है। 23 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय किसान दिवस। क्यों मनाया गया? क्योंकि भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्होंने किसानों के प्रति बहुत सारे कानून लेके आए जो उनके हक में थे, इसलिए इनके जन्मदिवस को जो है वो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है राष्ट्रीय किसान दिवस की, वो इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेशनल अफेयर्स का हमारा न्यूज़ शुरू होता है। भारत में पाए गए ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 3 मामले, 2 गुजरात में मिले हुए हैं और एक उड़ीसा में मिला हुआ है। BF.7 के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये BA.5 का एक सब वेरिएंट है, यानी उपवंशज है, BA.5 से निकला हुआ है। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि इसकी जो इंक्यूबेशन अवधि है ना, वो बहुत कम होती है। इंक्यूबेशन अवधि मतलब कि आपको इफेक्ट बहुत कम टाइम तक करेगा। या तो आप ठीक हो जाएंगे या तो आप निपट जाएंगे उन इंक्यूबेशन अवधि में। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि पुनर्संक्रमण करने की उच्च क्षमता है। अगर एक बार आप ठीक भी हो गए ना, फिर से आपको ये पकड़ सकता है। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्क वगैरह लगा के रखें, अपनी सुरक्षा पहले देखें, बाद में कोई फंक्शन कोई कुछ अटेंड करें। इसके बाद नेशनल अफेयर्स के अगले न्यूज़ में है, केंद्र ने बायोटेक की नोजल कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए देने के लिए मंजूरी दे दी है। सबसे पहले नेजल के बारे में जान लेते हैं। नेजल एक टर्म होता है, ऐसी कोई भी दवा जो नाक के सहारे दी जा सकती है उसको नेजल कहा जाता है। अगर इसके सामने दवा लग गया तो नेजल दवा, नेजल वैक्सीन लग गई तो नेजल वैक्सीन हो गई। तो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है एक नेजल कोविड वैक्सीन। उसको जो है 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा। इस वैक्सीन का नाम क्या है? BBV154 इस वैक्सीन का नाम है, जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको जो है प्रमाणित किया हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद डिफेंस के सेक्टर से है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को दी है मंजूरी। इसमें क्या है, 84,328 करोड़ रुपए की खरीद की जाएगी, जिससे कि सेना में मॉडर्निटी आ सके। कुछ चीज़ें उनमें ली जाएंगी, जिसमें 3 सबसे प्रमुख जो हैं वो फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल है, लाइट टैंक और माउंटेड गन सिस्टम इसमें खरीदे जाने वाले हैं। तीन जो प्रमुख हैं, बाकी और भी चीज़ें खरीदी जाएंगी। इसके बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खरीदेगा 2 तटीय पोत। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण खरीदेगा, तो इसको मान्यता किसने दिया है? खान मंत्रालय, यानी खनन मंत्रालय ने इसको जो है वो खरीदने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो 245.07 करोड़ रुपए है। इन 2 तटीय जहाज़ों के शामिल होने से समुद्री क्षेत्र में GSI की अन्वेषण गतिविधियों में वृद्धि होगा। GSI के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यह भारत की एक वैज्ञानिक एजेंसी है जो खनन मंत्रालय के अंतर्गत, यानी खान मंत्रालय के अंतर्गत आती है। 1851 ईस्वी में इसकी जो है वो स्थापना की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा। इसके जो संस्थापक थे वो थॉमस ओल्डम थे। और GSI का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड, यानी इंटरनेशनल अफेयर्स का न्यूज़ हमारा चलता है। नेपाल बना है संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में नेपाल को 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया। तो कितने वर्षों के लिए चुना गया है? 2 वर्षों के लिए चुना गया है। तो नेपाल का कार्यकाल जो है जनवरी 2023 से शुरू होगा और दिसंबर 2025 तक चलने वाला है ये कार्यकाल। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि नेपाल के साथ बांग्लादेश, इथोपिया, भारत और रवांडा को भी संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सैन्य और पुलिस कार्रवाई में योगदानकर्ता की श्रेणी में शामिल किया गया है। नेपाल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। नेपाल में कुल
कुल जो अगर पूरे विश्व में देखें तो 10 जो सबसे ऊंचे माउंटेन है ना, उसमें से 8 जो है वो नेपाल में ही है। माउंट एवरेस्ट भी नेपाल का ही पार्ट है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के बारे में जान लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दोनों के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी दोनों इसको मिलकर निर्माण करते हैं। अगर कहीं पे भी विश्व में युद्ध हो रहा है तो युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों में शांति के प्रयास का समर्थन करता है। इस समय रबाब फातिमा जो है वो पीबीसी की मौजूदा अध्यक्ष है, यानी पीस बिल्डिंग कमेटी की मौजूदा अध्यक्ष हैं यूनाइटेड नेशंस की। आयोग में कुल 31 सदस्य राज्य हैं और इसका गठन जो हुआ था वो 20 दिसंबर 2005 को हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंडिया एंड वर्ल्ड की अगली न्यूज़ में देख लेते हैं। टाटा पावर को MUFG से 450 करोड़ रुपए व्यापार वित्त की सुविधा मिली है। MUFG एक जापान का बैंक है। इसने 450 करोड़ रुपए टाटा पावर को दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि टाटा पावर ना 2 सौर ऊर्जा के प्लांट बैठा रहा है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पारतूर में और गुजरात के मेसंका में। इन परियोजनाओं में वित्त पोषण के लिए MUFG इनको पैसे दिया है 450 करोड़ रुपए, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हमारा समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज का सीरीज चलता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसमें पहला है। IREDA ने किया है KFW के साथ ऋण समझौता। IREDA के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इनने विकेंद्रीकृत सौर अनुप्रयोगों के लिए एक्सेस टू क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स के वित्त पोषण के लिए KFW अर्थात KFW 6 लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ ऋण समझौता किया। लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरीके का ऋण देने की बात होती है, जिसका इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। 30 मार्च 2022 तक यह राशि पूरी जो है वो दी जा चुकी है। इसके बाद IREDA के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इसका हिंदी में नाम है, का गठन जो है 1987 में हुआ था। यह भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक और स्वायत्त संगठन है। वैधानिक और स्वायत्त संगठन का मतलब ये है कि ये कानून के तहत बनाया गया है और अपने कार्यकारी परिषद वगैरह की जो है उसमें स्वतंत्रता से निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन प्रशासनिक रूप से अगर देखें तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। IREDA का मुख्यालय कहाँ पर है? वो नई दिल्ली में है, ये भी आप लोगों को याद रखने वाली बात है। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सीरीज चलता है। इसमें UIDAI मुख्यालय भवन ने जीता है शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार। कौन देता है ये शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार? गृह एक प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने, उसके द्वारा जो इसकी बॉडी है गृह की जो कार्यरत है, वो ये जो है ना पुरस्कार प्रदान करता है। इस साल UIDAI के मुख्यालय को ये पुरस्कार मिला हुआ है। गृह के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। गृह जो है ना, इसका फुल फॉर्म है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट इसका जो है वो फुल फॉर्म है। भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। इसमें मौजूदा उच्चतम रेटिंग प्रणाली वाली भवन श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है UIDAI को। पिछले साल यानी 2021 में UIDAI का मुख्यालय भवन उपविजेता के रूप में घोषित हुआ था। इसके बाद पर्सन इन न्यूज़ की सीरीज में देखेंगे। शाहरुख खान ब्रिटिश पत्रिका के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल हुए हैं। कौन सी ब्रिटिश पत्रिका है? ब्रिटिश पत्रिका का नाम है एम्पायर। और क्यों इनको शामिल किया गया? क्योंकि जो शाहरुख खान की फिल्म आई थी जब तक है जान, उसमें एक डायलॉग इनका था, ज़िंदगी तो हर रोज़ जान लेती है, बम तो सिर्फ एक बार लेगा। ये इनकी लाइन जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें थोड़ा मारती है। मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कितने परेशान रहते हैं उसके बारे में ये प्रतीकात्मक भाषा बोली गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी के लिए इनको जो है 50 सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं उनमें शामिल किया गया है एम्पायर मैगजीन में, जो ब्रिटिश की मैगजीन है। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में देखेंगे। ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में शालिनी कुमारी अव्वल आई हैं। शालिनी कुमारी हमारे भारत की हैं। और ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता कराता कौन है? आसियान कराता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें इनके कौन से इनोवेशन के लिए इनको पुरस्कार मिला है? शालिनी कुमारी जी के मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स के लिए इनको पुरस्कार मिला है। यानी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं, किसी ऐसे दिव्यांग को देखते हैं जिनका लेग्स नहीं है, तो उनके लिए ये बनाया गया कि मॉडिफाइड वॉकर है वो
एक तरीके से उनको चलने में मदद करेगी। और विथ एडजस्टेबल लेग्स है, अगर उसमें आप चाहें तो लेग्स भी लगवा सकते हैं जो आर्टिफिशियल होगा। इसके बाद जो इसमें दूसरा पुरस्कार मिला हुआ है वो फिलीपींस को दिया गया है और तीसरा पुरस्कार म्यांमार के नवप्रवर्तकों को दिया गया है। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि यह विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कोस्ती, पर आसियान समिति द्वारा आयोजित किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में देखेंगे, सेथरी संगतम को मिला है पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार। सेथरी संगतम कौन है? पूर्वी नागालैंड में ना जो सीमांत किसान हैं, उनकी आय को इन्होंने तिगुना कर दिया है, 3 गुना कर दिया है सेथरी संगतम अपने प्रोग्राम से, अपने कार्य करने की शैली से। और रोहिणी नैयर कौन है? ये प्लानिंग कमीशन में ना अर्थशास्त्री थी, तो इन्हीं के नाम पर ये अवार्ड रखा गया है और पहला अवार्ड सेथरी संगतम को मिला है, ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, इसमें अवार्ड में पैसे कितने मिलते हैं? 10 लाख रुपए नगद दिए गए हैं, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी प्रदान की गई है रोहिणी नैयर पुरस्कार में। पर्सन इन न्यूज़ की सीरीज में देखेंगे, अंतिम पंघाल राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए सम्मानित हुए हैं। कौन ये पुरस्कार देता है? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 2022 में ये पुरस्कार की घोषणा की है। इसमें अंतिम पंघाल जो है वो जीती हुई हैं, अपने यहाँ की भारतीय महिला पहलवान है। ये राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के पुरस्कार से इन्होंने सम्मान हासिल किया है। जापान की नोनोका ओजोकी, संयुक्त राज्य अमेरिका की अमित एलोर, स्वीडन की एम्मा माल्मग्रेन और रोमानिया की एंड्रिया एना 5 महिला नामांकित व्यक्तियों की सूची में अन्य उम्मीदवार हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अंतिम पंघाल के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अगस्त 2022 में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रचा था, ये आप लोग याद रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अपॉइंटमेंट्स की सीरीज में हम देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट में वरिष्ठ वैज्ञानिक दिनेश कुमार शुक्ला AERB के नए अध्यक्ष नामित किए गए हैं। AREB के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसका जो है इंग्लिश में फुल फॉर्म है। इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो दिनेश कुमार शुक्ला जी नियुक्त किए गए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो है ना बार्क में ट्रेनिंग लिए थे, 25वें बैच के स्टूडेंट थे। 1981 में परमाणु ऊर्जा विभाग में इन्होंने प्रवेश लिया था। AERB के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 नवंबर 1983 को हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। अनुष्का शर्मा प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। अच्छा, एक ब्रांड के ना बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, इनको जो बनाया गया है एसोसिएशन का जो उद्देश्य है किसके लिए बनाया गया? महिला उपभोक्ता वर्ग में के प्रति प्यूमा की मजबूत प्रतिबद्धता में तेजी लाना बनाया गया है, इसलिए इनको बनाया गया है। अन्य जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। करीना कपूर खान, MC मैरी कॉम, युवराज सिंह, सुनील छेत्री और हाल ही में इसमें शामिल किए गए हार्डी संधू, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट्स की अगली सीरीज में देखेंगे, सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। 1997 के IFS अधिकारी हैं 1997 के। इसके बाद 1989 के बैच IPS अधिकारी डॉक्टर औसफ सईद का ये स्थान लेने वाले हैं। इससे पहले सुहेल एजाज जी लेबनान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत थे। आलोक सिंह को एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2023 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही अगला हम देख लेते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में, जो स्पोर्ट्स सेक्शन में हमारा न्यूज़ है। यह कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। जैसे ICC है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो क्रिकेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। उसी तरीके से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है कुश्ती के लिए, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें कई श्रेणियों में कुश्ती खेला जाता है, जिसमें ग्रीको रोमन कुश्ती, फ्री स्टाइल कुश्ती, ग्रैपलिंग सहित कुश्ती के विभिन्न रूपों की मेजबानी ये करता है। इसका जो मुख्यालय है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का, वो है कोर्सियर सुरवेवे, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1912 में हुई थी और इसका आदर्श वाक्य है, कुश्ती की नई दुनिया में आपका स्वागत है। इसके अध्यक्ष जो है नेनाद लालोविक हैं और सदस्य अगर देखेंगे तो 176 राष्ट्रीय महासंघ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के मेंबर्स हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में हम देखेंगे, मध्य प्रदेश के इंदौर में जनता के लिए खोला देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय, देश का नहीं एशिया का भी यह पहला इन्फेंट्री संग्रहालय है।
संग्रहालय और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय है, इन्फेंट्री संग्रहालय है। पहला इन्फेंट्री संग्रहालय अमेरिका में खोला जा चुका है। इस इन्फेंट्री संग्रहालय में क्या क्या दिखाया जाएगा? 1747 से लेकर 2020 तक इन्फेंट्री कोर के इतिहास को प्रदर्शित करेगा, जिसमें मूर्तियाँ होंगी, भित्ति चित्रों होंगे, फोटो गैलरी में वीरता और वीर सैनिकों के बलिदान को संरक्षित किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। तेलंगाना से न्यूज है, प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता कैकला सत्यनारायण का निधन हो गया। इनकी अगर कोई एक फेमस मूवी देखें तो श्रीरंगा नीथुलू उनकी प्रसिद्ध पिक्चर थी। ये निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, मतलब कुछ दिन ये पुरस्कार भी कुछ दिन जो है वो राजनीति में भी रहे हैं। इसके बाद उड़ीसा सरकार, उड़ीसा से न्यूज आई है, उड़ीसा ने 19 शहरों में शुरू की है 24x7 नल से पानी योजना, यानी टोटी से आपके घर में पानी आएगा, जो पाइपलाइन सुविधा होगी, उसको शुरू किया गया है उड़ीसा में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद गोवा से न्यूज है, फरवरी 2023 में पहली बार विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला के कार्यक्रम की मेजबानी करेगा गोवा। 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला की मेजबानी करेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट्स आधिकारिक पेशेवर टेबल टेनिस सीरीज है। ये आप लोगों को याद रखने वाली बात है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जम्मू कश्मीर से 2-3 टर्म न्यूज़ में है। चिल्लाई कला, इसके बारे में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। कश्मीर की सबसे कड़ाके की सर्दी का दौर चिल्लाई कला शुरू हो गया है। चिल्लाई कला 40 दिन तक चलने वाला है। 21 दिसंबर से ये शुरू होके 40 दिन की अवधि के लिए चलेगा, जिसको चिल्लाई कला बोलेंगे। उसके बाद 20 दिन के लिए चिल्लाई खुर्द यानी छोटी सर्दी शुरू होगा, और 10 दिन के लिए चिल्लाई बच्चा यानी बेबीज कोल्ड शुरू होगा। इसके बाद हमारा मैप इन न्यूज़ की सीरीज़ में हम देखते हैं सऊदी अरब विश्व का ओनली कंट्री है, मतलब एकमात्र देश है जो रेड सी यानी लाल सागर और पर्शियन गल्फ यानी पारस की खाड़ी के साथ बॉर्डर टच करता है, यानी ये दोनों में जो है वो दोनों वाटर बॉडीज से घिरा हुआ एकमात्र देश है विश्व का। इसके आसपास की कंट्रीज़ को हम देख लेते हैं। ऊपर जॉर्डन है, फिर इराक है, कुवैत है, ईरान है, यूएई है, कतर है यहाँ पर छोटा सा। इसके बाद ओमान यहाँ पर है, यमन है, इरिट्रिया इसके इस तरफ है, मतलब बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इजिप्ट भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसमें हमने डिस्कस कर ली हैं। बाकी और कोई ऐसा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये आप लोग जानते हैं। अरब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है, ये भी आप लोग जानते हैं। एकमात्र देश है जो हमने डिस्कस किया, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मक्का मदीना यहीं पर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 1938 में सऊदी अरब में पेट्रोलियम की खोज हुई थी और राजधानी इसकी रियाद है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगा। ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।